Bismillah Rahman Rahim and good afternoon. This is a Metis Global Event Series talk and आज हमारा मौजू है Pakistan's budget in the COVID-19 world. I have Metis Global is a leading data provider based in Pakistan and globally. They provide financial data. My name is Ran Rahman. I'm moderating the talk today. I am the country head AWT Investments Corporate and Institutional Distribution. I have the pleasure to have a very esteemed panel with me. I have Mr. Dr. Waqar Masood, who is the ex-Secretary Finance, Republic of Pakistan, Islamic Republic of Pakistan. And I have Mr. Asif Qureshi with me, who is the chairman of Optimus Capital. Gentlemen, welcome to this talk. आज हमारा मौजू जो है वो काफ़ी एक्सटेंसिव है और काफ़ी डिटेल्ड है. एक बजट बनाना इन अनप्रेसिडेंटेड पैंडेमिक एक नहायती मुश्किल काम है. Mr. Asif Qureshi has been an academic student and now an entrepreneur जिनकी financial markets directly पाकिस्तान का budget उनका impact आता है. And Dr. Waqar Saab has been directly involved in making budgets historically, not only in making budgets but dealing with people who we have to negotiate with to create budgets for Pakistan. So very honored to have both of you here. मौजू बहुत गहरा है और हम कोशिश करेंगे कि हम इस मौजू पर जितना हम कवर कर सकें हम करने की कोशिश करेंगे. To make things easier, I would like to divide the talk in 3 segments, make it easier for us to organize it and make it easier for our viewers to follow it. 3 segments. पहला segment जो है revenue collection के ऊपर हम discussion शुरू करेंगे. उसके बाद हमारी जो डेट सर्विसिंग के जो नंबर्स हैं और डेट सर्विसिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस हुकूमत के लिए, उसके ऊपर हम सजेशंस देंगे, लोकल और एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग. और तीसरा फाइनली ऑफ कोर्स हमारा एक्सपेंडिचर, फेडरल एक्सपेंडिचर. तो इन तीनों वी विल ट्राई टू डू कवर एज मच एज वी कैन इन 1 hour. And of course, we are also open to questions. सवाल हम ज़रूर अपने ऑडियंस से लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि at the end of the topic या during the discussion हम कुछ सवालों के जवाब भी आपसे लें. तो बिस्मिल्लाह करते हैं. Let's start off with revenue collection and I will start off with Dr. साहब. डॉक्टर साहब, अभी just to give an idea कि अभी हालात क्या हैं, 4 ट्रिलियन लग रहा है अभी जो लॉकडाउन की जो ईजिंग के बाद है कि 4 ट्रिलियन इज द नंबर विच द गवर्नमेंट इज होपिंग कि ये फाइनेंशियल ईयर वो क्लोज करें. फेडरल गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट वांट्स टू अभी फिलहाल 5 ट्रिलियन 5.2 गवर्नमेंट IMF कह रहा है, अभी मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि जो करंट जो टारगेट है उसका 34% इंक्रीज शायद IMF करे इन द नेगोशिएशंस जो टेक प्लेस करेंगी पोस्ट ईद. तो अगर हम रिवाइज डाउनवर्ड FBR का टारगेट अगर हम लें 3.9, जो FBR ने 4.8 से 3.9 रिवाइज किया है आफ्टर द कंटेंशन ऑफ द IMF, अगर इसके ऊपर मैं 34% लगाऊं तो 5.2 ट्रिलियन बनता है. और अगर हम पिछले वाले टारगेट से लगाएं तो वो 7 ट्रिलियन क्रॉस कर जाता है. So these are right now the media speculations, लेकिन लग यही रहा है कि अभी फिलहाल अगर लॉकडाउन की ईजिंग की वजह से और ईद की कंजम्पशन बढ़ने की वजह से चांस है कि ये 4 ट्रिलियन हो जाए और चांस ये है कि कोई 5 ट्रिलियन के ऊपर इनको अगले साल के लिए अपना रेवेन्यू टारगेट रखना पड़ेगा. सो इससे फ्रंट लाइन टॉप लाइन नंबर से शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि इन अनप्रेसिडेंटेड हालात में अगर 5.2 ट्रिलियन का टॉप लाइन नंबर इस हुकूमत को मिलता है, हाउ शुड दे बिगिन? बहुत बहुत शुक्रिया नीरन. सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे दावत दी और ये बड़ा ज़बरदस्त फोरम है. देखिए, मैं तो मतलब यानी कि सबसे पहले हमदर्दी का इजहार करता हूँ लोगों से जो बजट बना रहे हैं इस वक्त. शायद मुल्क की तारीख के अंदर इतने मुश्किल हालात ना रहे हों जिनका आज हमें सामना है. और मैं एक बात कहता चलूं कि ये तो अभी आगाज है और मेरी नज़र में अभी भी जो है हम लोग गुजर रहे हैं उस दौर से जिसको रिलीफ एंड रेस्क्यू वगैरह का जो मोड होता है. तो अभी मतलब तामीर नौ और यानी नई दुनिया बसाने
के मरहले तो और दूर नजर आते हैं। ये लॉकडाउन वगैरह जो है इसमें बड़े खतरात हमने मोल लिए हैं। और इस वक्त तो फाइनेंशियल टाइम्स में एक रिपोर्ट थी कि इंडिया के अंदर कुछ लोग जो हैं जिन वहाँ ईजअप किया, तो मतलब जो एक साहब हैं 40 फैक्ट्रीज के मालिक, उन्होंने कहा जी मेरे तो घर वाले मुझे घर से नहीं निकलने देते, वो कहते हैं कि नहीं आप नहीं जाएंगे करने के लिए। फिर उसने कहा अगर मैं चला भी जाऊं तो मैं रॉ मटेरियल नहीं लेकर आ सकता और ना जो है अपने लेबर को ला सकता हूं, क्योंकि इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, रेल भी नहीं चल रही, कुछ भी नहीं चल रहा। सो फिर उन्होंने कहा कि जी मतलब ये सारा का सारा मेरा जो काम है वो रेड जोन के अंदर आ रहा है जहां ये लोग हैं, और वो रेड जोन जो है उसमें तो लॉकडाउन उन्होंने खोला भी नहीं है। तो यू सी इट्स अ वेरी, डोंट थिंक कि ये ईजिंग अप मींस दैट देयर वी आर हेडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन कब होगा, कैसे होगा, किस शक्ल में होगा, ये तमाम बातें इस वक्त जो है गैर यकीनी है, उनकी कोई शक्ल नहीं बता सकता। अब आपने जैसा फरमाया तो पहले हम रेवेन्यू से शुरू कर लेते हैं। रेवेन्यू जो है, जो इन वाकयात से सबसे ज्यादा मुतासर सरगर्मियां हैं हुकूमत की, उनमें से रेवेन्यू है। और आपने देखा कि खुद IMF ने इस बात को, जो कल तक जो है 5238 से नीचे नहीं उतर रहे थे, 5238 से, उन्होंने खुद जो है लिख के दे दिया कि 3908 होंगे। अब मतलब ये देखिए कि रेवेन्यू के हवाले से अगर ये 39 अगर 3980 जो है 08 आ रहा है, तो सर मतलब इसका मतलब ये है कि हम 3 सालों से एक जगह खड़े हैं रेवेन्यू के हवाले से, और हमारी जीडीपी तो बहरहाल नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है, तो ये तो मतलब जो है हम शायद 8.5 से भी नीचे, और 8 और आउट के भी थोड़े से नीचे जो है ना होते हुए नजर आ रहे हैं, जो बड़े बड़े गंभीर मसले का सामना है। अच्छा, अब आप जैसे फरमा रहे हैं कि ये कोशिश करना, जैसा आपने आपने इशारा किया कि ये 5100 या 5200 अरब रुपए पे लेके जाना चाहते हैं। सर इस बदन में कोई जान होगी तो आप मतलब जो है मैं कुछ कुछ दे सकूंगा किसी को। मईशत खुलेगी तो सब कुछ होगा। मैं आपसे अर्ज करूं, मेरे ख्याल में इस वक्त बड़ी संजीदा गुफ्तगू IMF से जो होनी चाहिए वो ये कि भाई यार तुम देखो, तुमने तो खुद कह दिया है कि सारा हमारा जो कोविड से लड़ने का एक्सपेंडिचर है वो एडजस्टर होगा, हम उसको नहीं करेंगे। आपने 1.4 बिलियन डॉलर्स भी हमारी मदद कर दी। आप बताइए कि क्या चीज ऐसी है जिसके तहत मैं जो हूं, अब ये जो मोड है मेरा जिसके अंदर मैं कोविड से फाइट कर रहा हूं, उसको अबेंडन करके मैं किसी और जगह चला जाऊं? क्या आज के दिन ऐसे दिन है कि मैं ऑस्टेरिटी का बजट लेकर आऊं? मैं किसके ऊपर टैक्स लगाऊंगा? अच्छा, एक और मैं आपको दिलचस्प बताऊं, टैक्स तो मौजूद है भाई, आपके अपने एस्टिमेट्स के तहत 5550 का टैक्स होना चाहिए था, और चले उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लीजिए, वो टैक्स तो लग गया, वो मौजूद है। और वो क्यों कलेक्ट नहीं हो रहा? इसलिए कलेक्ट नहीं हो रहा, चले पिछली दफा कुछ सरगर्मियों के मसाइल थे, अब तो बिल्कुल सरगर्मी है ही नहीं। सो फ्रेंकली जो संजीदा बात होनी चाहिए IMF से वो ये कि भाई इस प्रोग्राम को अभी हम एक तरफ को रखते हैं, अभी तो हमें ये लड़ाई लड़ने दी जाए, और इसके तहत तो हमें हमें किसी तरीके से लोगों की डिमांड क्रिएट करवानी है। लोगों के पास है ही नहीं, कुछ नहीं है। आपने बहुत मतलब जो है कहा कि अच्छा जी ये उम्मीद रख रहे हैं कि ये जो खुला है इससे माशी सरगर्मी होगी, होगी थोड़ी बहुत, लेकिन सर मतलब ये नहीं कि माशी सरगर्मी का सरचश्मा जो है ना बिल्कुल ऊपर से चलता है। और ठीक है, आपकी आपकी ज़राअत इस वक्त मुतासिर नहीं हुई, लेकिन आपकी इंडस्ट्री, आपका डेटा आने वाला है एंड मार्च का, आप देखिएगा कि वो 15% भी डाउन हो सकती है। एंड दैट इट मीन्स कि आप कितनी ही खींचातानी कर लें सर्विसेज सेक्टर के अंदर,
देखिए अमेरिका के अंदर जो सिर्फ पहले क्वार्टर यानी जो जिसमें मार्च शामिल है, और मार्च में भी सारी बंदिश नहीं हुई थी, बिल्कुल आखिर में जाके हुई थी, एनुअलाइज्ड 4.8% का डिक्लाइन है। देयर आर सम एस्टिमेट्स, गोल्डमैन सैक्स वगैरह कह रहे हैं कि भाई वो 30% का आउटपुट जो है ना लॉस हो जाएगा। हमारे यहाँ भी जो है ये कहना 1.5 नेगेटिव होगा, ये बेचारे वो लोग कह रहे हैं तो अभी उसी दुनिया में रह रहा है। I mean, we should be ready for a massive decline in GDP. जी. So Dr. Saab feels, Asif Saab, Dr. Saab feels that the 1.5% number, जो current जो हमारे जो finance minister हैं, उन्होंने एक negative 1.5% का number announce किया था. Just recently उन्होंने और भी debt financing के हवाले से चीजें announce की थी, वो हम बाद में हम उसको discuss करते हैं. लेकिन just to add on to revenue collection, he did mention also कि this budget is going to be a demand-driven budget. Corona budget, demand-driven budget, which means that to drive demand, we all knows what that means. First tool, fiscal side का यही होता है to drive demand is to ensure that they do not put any unnecessary taxation or increase in taxation on consumers. So, do you feel that this is going to be a demand-driven budget, and will it contradict any extraordinary target which the IMF might have set? Asif Saab, your thoughts? जी इमरान, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक डॉक्टर वकार मसूद ने जिस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया, आई थिंक उसके बाद गुंजाइश बड़ी कम बचती है कि मैं कुछ उसमें एडिशन कर सकूं। आई थिंक अनसर्टनिटीज जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया, इस वक्त इस लेवल की अनसर्टनिटीज हैं जीडीपी ग्रोथ के बारे में, इकोनॉमी कब फुल फ्लैज ओपन होगी उसके बारे में, कि किसी चीज को रीजनेबली प्रिडिक्ट करना या एस्टिमेट करना वो काफी हद तक प्री मैच्योर है। और शायद गवर्नमेंट की जो डिस्कशन है जिसमें डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि शायद प्रोग्राम को मजीद कुछ अर्सा बेंच पे रखने की बात होनी चाहिए विद IMF, ताकि हम पूरे तरीके से असेस कर सकें कि हमने जो अभी बेबी स्टेप्स लिए हैं चीजों को ओपन अप करने के लिए, और दुनिया जिस तरीके से ग्रेजुअली कुछ इकोनॉमीज को लॉकडाउन से बाहर निकाल रही है, उसके बाद हालात किस हद तक इम्प्रूव होते हैं और जीडीपी का नंबर किस तरह से हम रीजनेबली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अभी की जो सिचुएशन है, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर के अलावा कुछ हद तक फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी सर्विसेज के अलावा लार्जली चीजें जो हैं वो सिवियरली इफेक्ट हुई हुई हैं। जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो डायरेक्टली लिंक्ड होगी आपका नॉमिनल जीडीपी किस तरह से प्रोग्रेस करता है, आपकी रियल जीडीपी ग्रोथ किस तरह से आती है, आपकी इन्फ्लेशन आउटलुक क्या होती है। तो इस वक्त तो 2020 और 2021 दोनों सालों के जो रेवेन्यू जो बजट के एस्टिमेट्स हैं, आई थिंक उसके बारे में काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी है कि वो नंबर क्या निकलेगा। आई थिंक शायद लास्ट 1952 साल था फाइनेंशियल ईयर अकॉर्डिंग टू डेटा कि जिसमें पाकिस्तान की रियल जीडीपी ग्रोथ जो थी उसने कॉन्ट्रैक्शन शो की थी। तो शायद ये 2020 अगर ये 1.5% नेगेटिव रियल जीडीपी ग्रोथ के एस्टिमेट सही है, तो ये शायद 1952 के बाद ये पहला साल होगा कि जिसमें हम रिपोर्टेड बेसिस में कॉन्ट्रैक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो जो फिगर हम इस साल रिपोर्ट करेंगे या जो नेक्स्ट ईयर की एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ होगी, उसकी बेसिस पे शायद कोई रीजनेबल एस्टिमेट निकल सकता है कि हम किस किस्म का रेवेन्यू ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। बट अभी उसको शायद विद एनी रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी प्रिडिक्ट करना शायद बड़ा मुश्किल काम है। तो मेरे ख्याल से तो जो फोकस और जो चैलेंजेस हैं, आई थिंक एक इकोनॉमी जो ऑलरेडी 85% पब्लिक डेट टू जीडीपी पे पहुंच गई थी लास्ट ईयर, और IMF के जो एस्टिमेट्स है जो लेटेस्ट रिपोर्ट पे हम इस साल तकरीबन 90% पे पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट के लिए किसी किस्म का फिस्कल साइड से रिलीफ प्रोवाइड करना विदाउट कोई एक्सटर्नल ग्रांट्स आ जाए हमारे पास बड़ा मुश्किल काम है। सो गवर्नमेंट तो इन एनी केस बहुत ज्यादा मुश्किल सिचुएशन का शिकार है, और इसके लिए किसी भी डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट को अचीव करना मेरे ख्याल से तो बहुत बड़ा एक डिफिकल्ट चैलेंज होगा। और लेट अलोन जो आप ये नंबर बता रहे हैं कि 3.9 ट्रिलियन का जो IMF का रिवाइज डाउन रेवेन्यू एस्टिमेट ऑफ 2020, इस पे ये लोग 34% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा अगर हम इकोनॉमी को खोल भी दें आज भी फुल फ्लेज, और अगर हम लोकल इकोनॉमी खोल भी दें तो ये क्या ग्लोबल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारी वो रेट से पिकअप कर सकती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी दुनिया की क्या उस लेवल पे आ सकती है। तो आई थिंक ये 5.1 5.2 ट्रिलियन मेरे ख्याल से तो इस वक्त खासे प्री मैच्योर है टारगेट्स डिटरमिन करने के लिए कि ये अचीव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते।
Thanks, Azir Sahab. So these are just again these are just speculations because we've also been told that the IMF talks are going to happen after Eid. So let's see what those dates are and how the government is going to negotiate with this. Waqar Sahab, just some final thoughts on revenue collection. Demand-driven budget के लिए कुछ ऐसे proposals आ रहे हैं अब जैसे unprecedented सिचुएशन हमारे सामने है तो इंडस्ट्री से भी अनप्रेसिडेंटेड प्रपोजल्स आ रहे हैं सच एज रिड्यूसिंग द सेल्स टैक्स रेट फ्रॉम 17% to 5%. अभी फिलहाल जो प्रपोजल्स जो स्टेक होल्डर्स के हैं कि जीरो रेटिंग फॉर 5 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स होनी चाहिए. ऑन टॉप ऑफ दैट सेल्स टैक्स फॉर लोकल सेल्स उसमें कमी आनी चाहिए और ऑफ कोर्स जो ताजरों का जो मामला है कि CNIC की जो कंडीशन लगाई हुई है फॉर ट्रेडर्स उनको तो आई थिंक उसको विड्रॉ करना चाहिए. इन ऑल फेयरनेस डिमांड जनरेट करने के लिए ये सारे स्टेप्स जो है वो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए क्योंकि हुकूमत को भी चलाना है. ऐसे भी अभी खर्चे जिसके ऊपर हम अभी बात करेंगे ऐसे खर्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चे और उन सेक्टर्स में खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे जो जिनको पहले शायद इग्नोर या जिनको पहले उतनी सेक्टोरियल जगह नहीं दी गई जैसे पहले दी गई होगी. तो पहले ये बताइएगा कि हुकूमत के सजेशंस के लिए कौन कौन सी ऐसी इम्प्लीमेंटेशंस करनी चाहिए जिससे डिमांड जनरेट हो और क्या ये जो प्रपोजल्स हमारे सामने आए हैं क्या ये कोई रियलिटी बन सकते हैं? देखिए, पहले मैं आपको उसूल बता दूं. उसूल ये है कि ये क्योंकि एक ऐसा मौका है जिसके अंदर माशी सरगर्मियां मुअत्तल हैं, तो ऐसी सूरत में सिवाय हुकूमत के कोई और जरिया नहीं है कि लोगों के अंदर कुछ कुव्वत खरीद पैदा करे और जो बिजनेसेस तबाह होती जा रही हैं उनको कोई ब्रीदिंग स्पेस मिले. तो इन दोनों हवालों से हुकूमत ने बड़े अच्छे काम किए हैं. मतलब यानी कि लिक्विडिटी के जितने जराए थे उनके लोन्स भी रेशिड्यूल हो गए, उनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स ड्यू थी वो भी आ गई. उसके बाद उनको इस काबिल बनाना कि वो अपने मजदूरों को बेरोजगार ना करें, तो आपने देखा कि पेरोल फाइनेंसिंग स्कीम भी आ गई. फिर जो SME सेक्टर के अंदर जो है वो 3 महीने के जो बिल्स हैं उनके बिजली के उनकी सहूलत दे दी गई है और काम हो रहे हैं, अभी पाइपलाइन में है इसी नौयत के. लेकिन सर मैं आपसे बताऊं कि ये वो मौका नहीं है कि आप मतलब अपना जो भी कुछ आपने थोड़ा सा डिसिप्लिन हासिल किया था और मतलब रिफॉर्म्स की थी उनको भी जो है आप कुर्बान कर दें. जैसे मतलब 5% सेल्स टैक्स कर दें. भाई कोई बताए तो सही कि ये इसकी मंतक क्या है. और मतलब यानी कि आपकी आपकी आपके निजाम में वो कलीदी रीढ़ की हड्डी है आपके निजाम की. अच्छा, फिर ये कि आप अगर मतलब 17 से 5 पे लेकर आ जाएं और बाकी सब चीजें ऐसी ही रहें तो ये तो बहुत ही मैसिव किस्म का रेवेन्यू लॉस होगा. तो आज मैं वैसे ही अपने 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 जो मतलब यानी कि मेरे क्रेडिटर्स ही हुए IMF या वर्ल्ड बैंक ADB उनसे मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उन्हें कि भाई मतलब ये नहीं कि अगर मेरे पास कुछ टैक्स आ भी रहा था वो भी मैंने अपनी जेब से छोड़ दिया. ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए. और मेरा जब मौका मिलता है मैं अपने असहाब से दोस्तों से ये कहता हूँ कि आप हकीकत पसंद रहें, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी. देखिए ना, उनकी एक जायज बात है कि उनके रिफंड्स मिले और रिफंड्स की बाहर लगा दी है हुकूमत ने. तो कभी 120-25 अरब रुपए के रिफंड्स जो हैं हर शोबे में हर टैक्स के अंदर जो है तकरीबन मिलाकर मजमूई तौर पर, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था. अभी अल्लाह का शुक्र है. जी आसिफ साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मुझे आ गई है, लेकिन मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब की शायद स्क्रीन फ्रीज हुई हुई है. तो आई थिंक डॉक्टर साहब की मे भी शायद एक इंटरनेट का एक इशू हो. आई विल जस्ट have somebody from the team call Dr. Saab and follow up with him.
ठीक है. So I think Dr. Saab will join us. Dr. Saab did say कि there are some. I also said कि कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जहाँ पे कुछ ऐसे proposals आ रहे हैं जो भी which do not make sense, such as the sales tax proposal and zero rating for certain things. So they need to we need to find a balance. Dr. Saab मेरे ख्याल में वापस आ गए हैं. साहब वापस आ गए हैं. तो डॉक्टर साहब मैं आपके पास आता हूँ. थैंक यू सो मच. आप बहुत जल्दी वापस आ गए हमारे पास. I just wanted some feedback on from Asif, and I'm going to keep it very simple. Asif sir, any suggestions for the government on how they can generate demand using fiscal policy? देखिए, इस वक्त जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, फिस्कल साइड, फिस्कल लीवर में तो कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि गवर्नमेंट मजीद रिलीफ दे सके इन टर्म्स ऑफ लोअरिंग टैक्सेस या एक्सपेंडिचर को डेवलपमेंट साइड पे बढ़ा के जो गवर्नमेंट की करंट फिस्कल पोजीशन बनी हुई है, कंसिडरिंग कि हम आईएमएफ प्रोग्राम में है और आईएमएफ की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी इमरजेंसी फाइनेंसिंग के बाद, उसमें लार्जली उन्होंने बड़ा क्लियरली बता दिया हुआ है कि आपने कमिटमेंट की हुई है कि जो आपका रिफॉर्म प्रोग्राम है अंडर ईएफएफ आप उसमें वापस जाएंगे. तो हमारे पास फिस्कल साइड पे तो गुंजाइश रिलीफ देने की अदर देन जो गवर्नमेंट ऑलरेडी फैसले कर चुकी हुई है, जो एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों को रिलीफ प्रोवाइड किया है, या जिस तरह डॉक्टर फरमा रहे हैं कि रिफंड्स जो हैं गवर्नमेंट ने वो काफी एक्सेलरेट किए हैं, वो गुंजाइश तो काफी कम नजर आती है. वाहिद स्पेस रिलीफ जो मेरे नजरिए में जो पॉसिबल है और किसी हद तक प्रोवाइड हो चुका हुआ है, वो सेंट्रल बैंक की साइड से आ सकता है मॉनेटरी पॉलिसी के टूल को यूज करते हुए, क्योंकि इस वक्त लोअर इंटरेस्ट रेट्स जो है वो शायद डिमांड को तो स्टिमुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इकोनॉमी की जो सिचुएशन है, लेकिन वो बिजनेसेस जो कि वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग में हायर कॉस्ट का शिकार हैं और उनकी सेल्स रुकी हुई हैं, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल सेक्टर की कि जहां पे इन्वेंट्री लेवल्स काफी ज्यादा हैं, तो उनको शायद रिलीफ इस फॉर्म में मिल सकता है कि उनकी बोरिंग कॉस्ट मजीद रिड्यूस की जा सके, कंसिडरिंग कि इन्फ्लेशन आउटलुक जो है वो भी हमारी डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पे है. तो आई थिंक शायद मॉनेटरी पॉलिसी से हमें रिलीफ देने की ज्यादा गुंजाइश है इस वक्त बनिस्बत फिस्कल पॉलिसी, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग ये टैक्सेस रेडिकली. बल्कि आईएमएफ की ही रिपोर्ट में जो उन्होंने सजेशन दी है, जिससे मैं ज़ाती तौर पे काफी एग्री करता हूँ, वो ये है कि पेट्रोलियम लेवी जो है उस पे सब्सटैंशियल इंक्रीज किया जाना चाहिए ताकि जो लोअर इंटरनेशनल प्राइसेस हैं उसका बेनिफिट गवर्नमेंट भी रिटेन करे. एक ऐसी कमोडिटी जिसको हम इंपोर्ट करते हैं उसकी कंजम्पशन को भी डिस्करेज करना एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. तो शायद गवर्नमेंट को इस तरह के don't you think there's a catch 22 situation आ जाता है because majority of the tax collection is coming from petroleum products. So उसमें तो already हमको because of the lack of local demand उसमें already हमको उसका भी impact हमको revenue पे नजर आएगा. On top of that जो luxury goods की जो demand है, जो duties जो लगती हैं specific goods पे, उसकी भी demand कम होगी, उसका भी टैक्स का इम्पैक्ट गवर्नमेंट पे आएगा. सो इकोनॉमिक स्लोडाउन एज अ होल एंड द डिक्लाइन इन आवर इंपोर्ट बिल is also going to cause it is great for the current account deficit, लेकिन डॉक्टर साहब इसका रेवेन्यू पे इम्पैक्ट आएगा. जरा सा आसिफ भाई से मामूली सा इख्तिलाफ. देखिए, मतलब यानी कि एक तरफ आप चाह रहे हैं कि अब मजीद फिस्कल एफर्ट ना किया जाए डिमांड क्रिएट करने में, और ये बड़ी अच्छी बात है जिसकी तरफ आपने तवज्जो दिलाई कि एक राउंड और जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट के हवाले से ईजिंग का जो है वो लगता है कि मुतवक्के है. लेकिन दूसरी जानिब एक जो कुदरती अमल है, मुझे पता है इंडिया में क्या हुआ है और माजी में भी क्या हुआ है, लेकिन मैं आपको दो मुख्तलिफ बातें बताऊंगा. यानी कि इस वक्त भी जो हुकूमत जो टैक्स वसूल कर रही है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, माजी में कोई मिसाल ऐसी नहीं मिलेगी. इस वक्त 50% से ज्यादा का टैक्स है डीजल के मामले में. बिल्कुल ठीक है जरा. खैर मतलब हद होती है मतलब यानी लोग जो लेबर करते रहे इतने अरसे तक, 120-125 रुपए का उन्होंने जो है पेट्रोल खरीदा या डीजल खरीदा. अब जब दुनिया के अंदर, और आप ये देखिए कि मतलब यानी कि उस वक्त आपके अंदर आप अपना फिर भी टैक्स ले रहे थे. अब ये सारी एन गवर्नमेंट के दौरान जो
लेवी था वो डीजल पे 8 रुपए और 10 रुपए पेट्रोल पे, और अब 30-30 रुपए आ रही है। और माशाल्लाह असद उमर साहब जो खबर लिया करते थे उस हुकूमत की कि ये कितना जुल्म कर रहे हैं, और वजीर आजम भी, अब जरा अपने रवैये पे गौर करें ना यार। मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मैं जरा स्ट्रेंथन करना चाह रहा हूँ इस बात को कि ये आपके हक में है कि बेदरेग लोगों को पास ऑन करें ये प्राइस डिक्रीज, और इसको बुनियाद ना बनाएं कि जो आपका ये समझे कि जनाब ये मेरा, ये तो टैक्स एफर्ट है भी नहीं, ये आपको पता है, मतलब टैक्स में जाता है लेकिन एफबीआर रेवेन्यू में नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। दूसरे ये है कि इस वक्त जब आप चाह रहे हैं कि मुल्क में डिमांड क्रिएट हो, ठीक है, तो इस वक्त तो असबस और जरूरी है कि जनाब लोग जो हैं वो आए और इसको खर्च करें। इंडिया ने 2014 में भी नहीं किया था, बांग्लादेश ने 2014 में नहीं किया था, वो लोग शायद आदी हो गए, लेकिन हमारी जरूरत दूसरी है। और मेरी गुजारिश वहां पर जो है कि वो एक बहुत अहम जरिया होगा, वो सारा गेम चेंजर होता अगर दीगर वाकयात ना हो रहे हो। डॉक्टर साहब उनको करने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि उनका शरह सूद जो है वो बहुत कम था हमारे निस्बत, और अगर ये लोकल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो कम करेंगे तो इसका एक रिपल इफेक्ट आएगा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी इन्फ्लेशन पे, आएगी। और जी इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन पे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में कमी आएगी और मजीद गिरा दें। शरह सूद फिर ही नीचे जाएगा अगर ये पूरा ये तेल की कीमतें जो है लोकल पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो कम करेंगे। तो इसमें एक जरूर सोचना चाहिए। और आसिफ साहब मैं अभी डेट सर्विसिंग की तरफ चलते हैं बिकॉज थोड़ा सा लेट्स मूव टुवर्ड्स डेट सर्विसिंग। अभी जो फिलहाल जो करंट जो टोटल डेट सर्विसिंग है पाकिस्तान की, दैट इज कमिंग टू अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस टू मीडिया रिपोर्ट फर्स्ट 9 मंथ्स में 1.9 ट्रिलियन पीकेआर है। और इसको जो एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग पे हम आएंगे, बट इसका जो टोटल दैट इज इक्वल टू अराउंड 79% ऑफ द फेडरल रिसीट्स जो करंट जो डेट सर्विसिंग है। अब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं। एक तो 1 बिलियन लोन्स हैं व्हिच वर ड्यू ऑन पाकिस्तान, दे हैव बीन रीस्केड्यूल्ड एंड दिस इंक्लूड्स कंट्रीज फ्रॉम चाइना, सऊदी अरेबिया एंड द यूएई। और इसके ऊपर आई थिंक हुकूमत को मुबारकबाद जरूर देनी चाहिए बिकॉज दे हैव बीन सक्सेसफुल। पहले टॉक्स हो रही थी, अब उन्होंने सक्सेसफुली कह दिया। बट उन्होंने एक और बात इसके साथ की है कि they are not planning to take on any additional burden because they want to follow the debt limitation act. लेकिन तो debt limitation act पे पहली हमको नजर आता है कि for the last 3 years, which would include Dr. Saab's government as well, के election year में थोड़ा सा ज्यादा चला गया था, बट डेट लिमिटेशन एक्ट, सॉरी डॉक्टर साहब लेकिन वो बताना तो पड़ता है। लेकिन उसके बाद मेरी तो कभी भी गवर्नमेंट नहीं रही, मैं तो सरकारी मुलाजिम रहा हूं, बस इतनी सी तस्वीर कर रहा था। वो बिल्कुल सही है। तो डेट लिमिटेशन एक्ट, तो इन्होंने ये बात कह दी। सो लेट्स टॉक ये दिस डेट फाइनेंसिंग एंड बिकॉज द डेफिसिट्स आर गोइंग टू इंक्रीज, सो दिस इज अनदर मेजर चैलेंज बिकॉज they've gotten the external help, but how what do you think the strategy should be to facilitate this on the local side? I would clarify. आप आसिफ भाई अगर शुरू करना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब आप पहले बात कर लें, आप मैं फिर इसके बाद अपना ओपिनियन दे दूंगा। नहीं, आसिफ साहब पहले कर लें, फिर डॉक्टर साहब की तरफ लेके जाते हैं। चले ठीक है। मैं अपने 2 सेंटेंस में बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो एक्सटर्नल साइड से हमें डेट रोलओवर्स मिलते हैं उसमें सूद की पेमेंट आपको फिर भी करनी होती है और शायद बाज़ दफा रेट्स बढ़ जाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि डेट सर्विसिंग कॉस्ट में इटसेल्फ हमें कोई बहुत सिग्निफिकेंट रिडक्शन आएगी। वैसे भी जो टोटल डेट सर्विसिंग है उसमें की जो सूद की अदायगी है उसमें से 10 से 15% जो होता है वो एक्सटर्नल डेट होता है और बाकी जो पेमेंट्स होती है वो डोमेस्टिक डेट की कॉस्ट की होती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन टर्म्स ऑफ बजट डायरेक्टली कोई हमें बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। जो ये अगर हम 1.5 या 1.8 बिलियन डॉलर्स के डेट रोल ओवर कर रहे हैं, इसका बेनिफिट हमारी एक्सेल अकाउंट की फाइनेंसिंग में जरूर होगा कि हमारी जो डेट रोल ओवर की, क्योंकि अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो सिग्निफिकेंटली श्रिंक हो चुका है। अप्रैल के महीने में ऑलमोस्ट हम बैलेंस करंट अकाउंट पे थे। आगे भी जो सूरत हाल लग रही है उसमें ये लग रहा है कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर में जो अगली लास्ट फाइनल क्वार्टर है इसमें हमारे पास करंट अकाउंट का डेफिसिट जो होगा वो उसका अमाउंट खासा कम होगा क्योंकि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स दोनों में कंप्रेशन है।
और और जिस तरह ट्रेवल वगैरह काफी सारी और चीजें बंद हुई हैं और ऑयल प्राइस इतनी ज्यादा नीचे आ चुकी है, तो शायद हमारे करंट अकाउंट पे दबाव कम होगा। लेकिन हमारी क्योंकि प्रिंसिपल रीपेमेंट्स बहुत ज्यादा ड्यू हैं, तो इसलिए हमें रिलीफ जो डेट रोल ओवर की फॉर्म में चाहिए था वो हमें टाइमली आ रहा है और वो हमें हेल्प भी करेगा। बट बहुत सारा रिलीफ ऑलरेडी हम आईएमएफ से कमिट कर चुके थे कि जो हमारे डेट्स फ्रॉम यूएई, सऊदी और चाइना जो प्रोग्राम पीरियड के दौरान फॉल करेंगे, उन प्रिंसिपल रीपेमेंट्स को तो हम इन एनी केस रोल ओवर करवाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये फॉरेन कोई रिलीफ हमें को बहुत बड़ा बजट में स्पेस क्रिएट करेगा। एक्सेल अकाउंट की फाइनेंसिंग में डेफिनेटली इससे हमें कुछ दबाव जो है वो कम हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब जी। व्यूज ऑन देखिए, मैं पहले अर्ज करूं, जरा सा थोड़ी सी कुछ टेक्निकल क्लैरिफिकेशन हो जाए। G20 ने हमें जो सहूलत दी है वो दो हैं। पहले अरसा ये है कि मई और दिसंबर तक आने वाली जो भी प्रिंसिपल पेमेंट्स हैं और इंटरेस्ट दोनों रीशेड्यूल हो गए, ठीक है जी। अच्छा, अब इंटरेस्ट जो है वो क्योंकि बजट से पेमेंट होती है, तो उस हद तक आपको मतलब इस अरसे के लिए सहूलत हो गई, आपके पास कम पैसे जाएंगे। प्रिंसिपल अमाउंट जो है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप जो है प्रिंसिपल अमाउंट जो है अगर आपका प्रिंसिपल ड्यू नहीं हुआ तो आपने फिर बोरो भी नहीं करना, तो वो दोनों चीजें कट जाती हैं। और वो क्योंकि प्रिंसिपल जो है बजट नेट ऑफ प्रिंसिपल बात किया जाता है, ये चीज उसमें नहीं आती, क्योंकि आप अगर प्रिंसिपल पेमेंट करते हैं तो कर्जा ही लेके करते हैं, तो नेट आपकी डेट कोई नहीं बढ़ता इससे। अच्छा, तो ये सहूलत है, बहुत अच्छी सहूलत है और इसको कदर की निगाह से देखा जाना चाहिए। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अब ये एक दिलचस्प बात है कि ये पेरिस क्लब नहीं है, इसमें चीन भी शामिल है, सऊदी अरब यानी मिडल ईस्ट भी शामिल है, तो इसको अंदर आपके सारे जो क्रेडिटर्स हैं वो इसके अंदर शामिल हो गए और जो भी आपकी पेमेंट्स आ रही थी वो सब की सब उसके अंदर शामिल हो गई। अच्छा, देखिए, इस वक्त खुदा का शुक्र है कि तेल की वजह से भी और आपने जो इन्होंने मतलब नई हुकूमत ने जिस तरीके से मईशत चलाई है, इंपोर्ट्स का तो पहले ही आपका कबाड़ा हुआ था, ठीक है जी। तो वो पहले ही बेचारे के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट जो है इस कोरोना आने से पहले ही जो है वो यानी एंड मार्च तक का वो ओनली $10 बिलियन के मुकाबले में $3 बिलियन का रह गया था वर्चुअली, मतलब यानी। अच्छा, तो वो आपके ऊपर कोई इनफैक्ट, और अगर आपके पास, आपने देखा कि ये किसी हद तक जो एक्सचेंज रेट की मूवमेंट हुई इन दिनों में, वो उसकी भी वजह यह है कि लोगों ने देख लिया कि भाई मतलब इनके करंट अकाउंट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है और हर तरफ से जो है इनको मदद भी आ रही है। ये रीशेड्यूलिंग भी मदद हो गई, $1.4 बिलियन भी मदद हो गए। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक भी दे रहा है, एडीबी भी दे रहा है और छोटे मोटे चीजें आ रहे हैं, तो आपके रिजर्व्स भी माशाल्लाह बढ़ने लगे हैं, बावजूद है कि हॉट मनी जो है वो निकल गई सिस्टम से। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा जो है हमारा सिनेरियो है। बात हमारे लिए मुश्किल एक्सटर्नल है नहीं इस वक्त, एंड आई नो, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक यू कैन टॉक फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, टेलिंग IMF कि यार मतलब हमें इससे निपटने दे दो, फिर बैठ के बात करेंगे। आज हम किस बात की प्रोजेक्शन करें? आप कह रहे हैं 1.5% जिसे कहते हैं GDP नेगेटिव होगी, मैं तो कह रहा हूँ 10% नेगेटिव होगी। अब अगर 10% नेगेटिव आ रही है तो आप बैठकर मेरे साथ कोई प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना? कहां से मैं रेवेन्यू लेकर आऊंगा? और आप इसमें मानेंगे नहीं कि अगले साल भी 3906 का रेवेन्यू रहे। तो कतई नजर इसके हमारे पास जो मसला है, और देखिए वो है सिर्फ और सिर्फ डेट के हवाले से डोमेस्टिक डेट, और वो भी इस वजह से था कि जनाब मतलब ये बिला वजह ही कहूंगा मैं, और कोई मेरे पास लफ्ज नहीं है। 13.25% का हमने इंटरेस्ट इतने अरसे तक जारी रखा है, ठीक है जी। मतलब ये नहीं कि ये तो शेयर ट्रांसफर है, शेयर ट्रांसफर।
लोगों से लेकर कुछ लोगों की, आपने जैसे कहते हैं झोली के अंदर पैसे डाले। लेकिन डॉक्टर साहब इसके ऊपर आसिफ साहब का भी मैं अपडेट ले रहा हूँ। देखें, द डेफिसिट्स, इफ व्हाटएवर टारगेट्स असाइड, द रियलिटी इज, जो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह इसको फरमाया और इसको इलस्ट्रेट किया व्यूअर्स के लिए कि व्हाट डू यू कलेक्ट, द चांसेस ऑफ कलेक्टिंग इज नॉट गोइंग टू बी एनीवेयर व्हाटएवर द टारगेट यू आर सेटिंग। इसका मतलब है, और एक्सपेंडिचर्स भी उन सेक्टर्स में होंगे जिनको शायद हमने पहले इग्नोर किया हो। सो दे विल बी डेफिसिट्स आते हैं तो हुकूमत की बोरोइंग बढ़ जाती है, कमर्शियल बैंक से बढ़ती है, इंटरनेशनली बढ़ जाएगी, कमर्शियल बैंक से बढ़ जाएगी, उससे शायद उनको द इंटरेस्ट रेट्स माइट बी रिक्वायर्ड टू बी अ लिटिल बिट लोअर फॉर दीज डेफिसिट्स टू बी फाइनेंस्ड। सो वी आर गोइंग टू सी, वी माइट सी, पहले तो बहुत बोरोइंग होती थी कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम से, लेकिन लग यही रहा है कि ये ट्रेंड नॉट ओनली कंटिन्यू करेगा, लेकिन शायद इसमें और भी मजीद इजाफा और एक्सपोनेंशियल इजाफा हमको नजर आए। आसिफ साहब, ठीक है, डेफिसिट्स होंगे, फाइनेंसिंग तो आपको कहीं ना कहीं से करनी है, चाहे वो स्टेट बैंक से करें, अब तो उस पर पाबंदी लग चुकी है, या कमर्शियल बैंक से, और जिसपे इनडायरेक्टली ओमो के जरिए स्टेट बैंक ही पैसे लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा हो, तो ये एक्सटर्नल सोर्सेज से करें। तो जो आपका अमाउंट ऑफ डेफिसिट है, उस अमाउंट से आपकी बोरिंग की रिक्वायरमेंट तो ऑब्वियसली इंक्रीज करेगी। जो डॉक्टर साहब ने पॉइंट दिया वो बिल्कुल बात सही है कि जो हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट्स का लेवल रिलेटिवली हायर रहा है, उसने गवर्नमेंट के लिए सिचुएशन को और थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया कि 13.25% की बोरिंग कॉस्ट जो थी, उसने जाहिर है डेट सर्विसिंग के बर्डन को बहुत ज्यादा बढ़ाया, और एब्सोल्यूट लेवल ऑफ डेट भी हमारा बढ़ गया। तो दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ हायर डेट एंड हायर इंटरेस्ट रेट जो है, उन दोनों ने मिला के हमारी सूद की पेमेंट्स को काफी ज्यादा बढ़ा दिया ऑन डोमेस्टिक डेट। और जो एक मकसद जो उसका था वो यही था कि शायद हायर रेट जो है वो सेविंग्स को इनकरेज करेगा, शायद वो पैसे जो सिस्टम से बाहर लिक्विडिटी कैश की फॉर्म में मौजूद है वो सिस्टम में वापस आएगी। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि जो करेंसी इन सर्कुलेशन है उसका लेवल पहले 10 महीनों में तकरीबन 950 अरब रुपए से बढ़ गया हुआ है, ऑलमोस्ट 6 ट्रिलियन रुपए पे पहुंच गया हुआ है। एक मिड साइज बैंक जो बैंक अल अबीब या मीजान बैंक जो है, उसके अब टोटल डिपॉजिट्स जो हैं वो 1 ट्रिलियन से कम होते हैं, तो आप समझिए कि 6 मीजान बैंक या 6 बैंक अल अबीब जो हैं वो तो कैश की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। करेक्ट। तो हमारे इंटरेस्ट रेट्स ने तो उस पैसे को भी सिस्टम में वापस लाने की कोई हेल्प नहीं की। हमारे इश्यूज जो हैं वो ज्यादातर स्ट्रक्चरल नेचर के हैं। जो हमारा लो डेट टू जीडीपी रेशो है, उसमें काफी सारा जो लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं है सिस्टम पे। बीइंग अ टैक्स पेयर माई सेल्फ, मैं अपनी कंपनी के टैक्स फाइलिंग खुद करता हूँ। पहले तो जब आप सैलरी टैक्स पेयर होते हैं तो आपकी अप्रोच बड़ी डिफरेंट होती है, आप समझते हैं कि बस आपने आपका एट सोर्स डिडक्ट हो गया और जाके वो जमा हो गया। लेकिन जब आप बिजनेस में आते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि टैक्स के कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, और स्पेशली अगर आप सर्विसेज में हैं तो, और आप एक से ज्यादा प्रोविंस में ऑपरेट कर रहे हैं तो मल्टीपल एजेंसीज को आपने जवाब देना है। फिर हर एजेंसी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनको जवाब देना होता है। तो हमारे लिए वो चैलेंजेस ज्यादा बड़े होते हैं जो कि इनहिबिट कर रहे होते हैं हमारी रेवेन्यू कलेक्शन की एफर्ट को। और वही रीजन है कि हमारी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसका साइज बढ़ता है, हमारी पोटेंशियल रिसोर्स बेस जो कैश इन करेंसी सर्कुलेशन की फॉर्म में चली गई है उसमें इजाफा होता है, जो बैंकिंग सिस्टम में अगर आ जाए तो गवर्नमेंट की भी फाइनेंसिंग में हेल्प कर सकती है। अब एक छोटी सी एग्जांपल मैं दे दूंगा आपको कि जो गवर्नमेंट की एक और डॉक्यूमेंटेशन एफर्ट थी कि जिसमें आपने प्राइस बॉन्ड्स को रजिस्टर करवाने की कोशिश की, तो तकरीबन 250 अरब से आपके प्राइस बॉन्ड जो थे वो इन कैश हो गए। ठीक है, तो प्राइस बॉन्ड तो फिर एक गवर्नमेंट की फाइनेंसिंग का इंस्ट्रूमेंट है। जो कैश करेंसी सर्कुलेशन है वो तो किसी की फाइनेंसिंग में यूज नहीं हो रहा। तो ये इस किस्म के स्ट्रक्चरल चैलेंजेस जो हैं, हम लोग वो पहले उनको आई थिंक प्रॉपर्ली डायग्नोस करने की जरूरत है कि क्या रीजन है कि हमारे यहाँ इनफॉर्मल इकोनॉमी का साइज भी ग्रो कर रहा होता है, ये रिसोर्स लीकेजेस बैंकिंग सिस्टम से इस बड़े मैग्नीट्यूड के हो रहे हैं, और वो रीजन भी और ऐड कर देता है कि जो आपकी बोरिंग कॉस्ट को बढ़ाने में, कि अगर आपके पास बैंकों के पास रिसोर्स बेस ये पोटेंशियली बढ़ जाए, फॉर एग्जांपल 6 ट्रिलियन मौजूद है, जो हमारी करेंसी सर्कुलेशन टू M2 रेशो है वो ऑलमोस्ट 30% में पहुंच गई है। ये जब तक ये हमने टैक्स नहीं लगाया था ट्रांजैक्शंस के ऊपर कैश विड्रॉल की, ये 22% के करीब एवरेज हुआ करती है, और टेक्नोलॉजी की वजह से तो इस रेशो को नीचे आना चाहिए था, ये तो उल्टी बढ़ के 30 पे चली गई है। तो पोटेंशियल रिसोर्स लीकेज बैंकिंग सिस्टम से भी हो गया, जो आपकी शायद बोरिंग कॉस्ट को नीचे लाने में हेल्प कर सकता था। आई थिंक हमें स्ट्रक्चरल इश्यूज को समझने की, एड्रेस करने की ज्यादा जरूरत है।
और फिर ही हम शायद किसी सस्टेनेबल सोल्यूशन में पहुंच डॉक्टर साहब सकते से हैं। पूछ लेते हैं, डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं, डॉक्टर साहब करेंसी इन सर्कुलेशन क्यों बढ़ रही है फिर से? ऑलरेडी कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, प्राइवेट सेक्टर ने और हुकूमत ने बहुत कोशिश की थी कि ये जो पैसा है ये डिपॉजिट में आए, और टॉप ऑफ दैट हमको टेक्नोलॉजी में भी काफी चीजें एडवांसमेंट नजर आई है इन द लास्ट 3 to 4 years in Pakistan. Companies such as OneLink, automated databases, telecommunication sector in the microfinance industry is there now. We've seen technology reach the far 4G ने बहुत इसमें रोल प्ले किया है। तो बार बार हम यही फिनोमेना देखते हैं, जैसे आदिल साहब ने क्लियरली मेंशन किया कि हमारी CIC जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो करती जाती है। कुछ फेजेस आते हैं जहाँ पे डिपॉजिट्स में वो उसकी डिपॉजिट्स में थोड़ा सा इजाफा हमको नजर आता है, लेकिन फिर से वही फिनोमेना। अब एक और सवाल भी आया हुआ है इसके ऊपर, अली शबान अलाई ने पूछा है, व्हाट इज योर व्यू ऑन द डॉक्यूमेंटेड एंड अनडॉक्यूमेंटेड फ्री फ्रॉम एनी कंडीशंस एक्सेप्ट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट मनी? और टॉप ऑफ दैट ये भी है, कुछ सेक्टर्स में अगर आप देखें वर्टिकल्स बनाए गए हैं जहां विच आर नो क्वेश्चंस आस्क्ड, रिसेंटली आपको नजर आए हैं। कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम और म्यूचुअल फंड्स और ये जो इंडस्ट्री है वो अभी तक फैटका फॉर्म्स और रेगुलेटरी कंप्लायंस फॉर्म्स भर रही है। So the banks are doing biometrics, FATCA forms, etc., etc., etc. और कुछ verticals ऐसे हैं अभी फिलहाल जो which are no questions asked. तो ऐसे तो CIC बढ़ती जाएगी। मल्टीपल चीजें मैंने पूछ ली हैं, क्या व्यू है आपका और किसी क्या वजह है कि बार बार हमें ये फिनोमेना देखना पड़ा? अच्छा, ये दो तीन बातें एक साथ जमा हो गई, पहले ये कर लें, और पिछला भी आपका सवाल था रह गया। देखिए, मेरी सोची समझी राय है कि जिसने ये 50,000 और CNIC की रकम की शर्त वगैरह रखी है वो बड़ी ज्यादती है, और इसका बिल्कुल मतलब बगैर किसी तरद्दुद के लोगों को चाहिए कि इसको वापस कर दें ताकि ये हमारी मईशत फले फूले। इसको आप समझ रहे हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिस्ट फाइनेंसिंग वगैरह से लिंकेज है इस चीज का, मतलब वो लोग आनकर तो यकीनन आपके ऊपर ये थोपेंगे, इसका कोई ताल्लुक नहीं था उससे, वहां से नहीं आई ये लिखी हुई कंडीशन। आप मतलब जो है और बीसियों तरीके से लोगों को जो है लेके आने के लिए काम करें। ये काम अब मैंने 10 साल में कम से कम 3-4 मरतबा इसे होते और रिवर्स होते हुए देखा है, ये किसी उसकी नहीं। अच्छा, अब आपने जो ये देखें, मतलब ये जो अभी आपने बताया कि क्या करेंसी टू GDP रेशो बढ़ रहा है या करेंसी इन सर्कुलेशन, जिसके ऊपर आसिफ साहब ने इसको मेंशन किया है, वो डिपॉजिट्स के साथ ये लिंक्ड है, M2 नंबर्स में आता है, तो उसके करेंसी इन सर्कुलेशन व्हिच मींस द कैश व्हिच इज सर्कुलेटिंग विद इन द इकोनॉमी। नहीं, आई नो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपने जो 30% इंक्रीज बताई है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था, 2015 से पहले CIC करेंसी सर्कुलेशन एज परसेंटेज ऑफ M2 ये हुआ करती थी, बड़ी स्टेबल सी थी, 22% के अराउंड। अच्छा, ठीक अब है, ये बढ़ के रेशो मैं आ गया। मैं एक्चुअली आई वांटेड टू, मतलब मैं, क्योंकि एक और मेजर होता है कि करेंसी एज परसेंटेज ऑफ GDP ना, क्योंकि दैट इज ए मोर आई मीन दैट गेजेस के मईशत की कितनी जरूरत है और उसके हिसाब से कितना है। बार मुख्तलिफ हैं मेजर्स। नाउ यू सी, ये अगर आप देखें, मैं आपको याद दिलाऊं कि 30 जून को जो लेवल था, क्योंकि 30 जून को डिक्लेरेशन हुए थे सेकंड एमनेस्टी के, और उस दिन लोगों ने एक्सेसिवली जो है ना डिक्लेरेशंस किए, ठीक है जी, और उस वक्त बड़ी शार्प डिक्लाइन हुआ करेंसी इन सर्कुलेशन वगैरह के अंदर, और डिपॉजिट्स भी जो हैं वो बढ़े, क्योंकि वो डिपॉजिट्स बढ़े बिकॉज आपने सबने सिर्फ थोड़े दिनों के लिए डिक्लेयर किया, वो 2-3 दिन के बाद वो चलते चले गए। अच्छा, इस दौरान के अंदर ये जो टैक्स रिजीम आई नई, दैट मस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड। मैंने कोई स्टडी नहीं देखी है, मैं सिर्फ अपना ख्याल दे सकता हूं कि इसके बाद करेंसी इन सर्कुलेशन जो है, पहले तो लोगों ने दे दिया था कि भाई वो वाइट करने के, उसके बाद लोगों ने अगर जो नए पैसे भी उनको आ रहे थे वो जो है उन्होंने बजाय इसके कि डिपॉजिट में डालें, उन्होंने रखा ताकि इस जो 50,000 रुपए और लिखत पढ़त और ये तमाम चीजें इनसे बचे। तो वो जो पहले काम हो भी जाया करता था जिसमें कहीं ना कहीं कोई अपना शनाख्ती कार्ड दे भी दिया करता था,
अब जो है वो उसको भी उन्होंने उन्होंने फिर पीछे हट गए लोग, क्योंकि मार्केट में रूमर्स फैल जाती हैं कि यार अगर काट दिया तो मारे जाओगे, अगले दिन घर में आ जाएगा एफडीआर वाला। तो ये भी एक वजह हो सकती है जो मैं आपके सामने रखूंगा। देखिए इस वक्त लोगों को, आप देखिए कोई ख्याल करे कि कितना, यानी गवर्नमेंट भी लोगों तक पहुंची है, लेकिन आपकी चैरिटी कितना पहुंची है लोगों तक। मतलब अगर खुदा ना खास्ता वो लोग ना होते जिन्होंने जाकर लोगों को घरों पे राशन तकसीम किए हैं तो मुल्क के हालात मुख्तलिफ हो सकते थे। मैंने अभी आपसे कहा था कि अभी तो वो पैसे भी तकसीम नहीं हुए पूरे 12,000 रुपए, जो कि नाइदर हेयर नोर देयर। मेरी तो सिफारिश थी कि ये कम से कम 60,000 रुपए होने चाहिए, 2 किस्तों के अंदर 30-30 हजार रुपए देने चाहिए थे हमको। चलिए अब ये किसी और वक्त उठा रखते हैं। जी, इसके ऊपर आते हैं डॉक्टर साहब, एलोकेशन पे आ जाते हैं। आपने बात ऑलरेडी उस तरफ आप ले गए हैं, तो इसके ऊपर एलोकेशन पे आ जाते हैं। एक तो हमारे यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं, जिसकी एलोकेशन है। एक्सपेंडिचर पे आ जाते हैं। अभी फिलहाल डॉक्टर साहब, आसिफ साहब से पूछ लेता हूँ, जो रूटीन जो प्रायोरिटी कमेटी मीटिंग्स होती हैं, डॉक्टर साहब इसके ऊपर बेहतर जानते हैं, to finalize the development program for the budget. They should be in full flow right now, मई के महीने में, अप्रैल के महीने में। बट जो मीडिया रिपोर्ट्स जो सामने आ रही हैं कि जो कमेटी मीटिंग्स हैं उसमें एक तो खदशात हैं, on top of that the priorities for the respective ministries and the divisions and the agencies, and their priority and the limitations which are going to be put on their demands for grants and funds, they're going to be very different in a post-COVID, in a COVID budget than they were previously. I would like your views on that. Can we see some changes? एक तो funds की restrictions, और on top of that कुछ ऐसे sectors सामने आ सकते हैं जिनमें जिनको ज़्यादा importance दी जाए compared to others. अभी डॉक्टर साहब ने already एहसास प्रोग्राम का हमें indication तो दे दी। निरान, मैं आई थिंक आपने कुछ ज्यादा टेक्निकल चीजों का पूछा कि ये अप्रोप्रिएशंस किस तरीके से होती हैं। आई थिंक डॉक्टर साहब ज्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे। मैं आपको एक अपना ओवरऑल ब्रॉड व्यू बता देता हूँ। मेरा अपना ख्याल ये है कि हमने पिछले 10 से 12 सालों में पब्लिक सेक्टर का रोल इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ देखा है, जो जिसकी रिफ्लेक्शन फिस्कल डेफिसिट में है। डॉक्टर साहब भी गवर्नमेंट में उस वक्त मौजूद थे। जिस वक्त 2002 से 2007 का पीरियड जो था, ये आई थिंक एटलीस्ट मेरी लाइफ टाइम का वो पीरियड था कि जिसमें गवर्नमेंट का डेफिसिट भी रिड्यूस हो रहा था, पब्लिक सेक्टर डेट टू जीडीपी भी नीचे आ रहा था, और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी हायर रेट पे ग्रो कर रही थी। तो आपको हायर ग्रोथ जनरेट करनी है, और ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम उसका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट समझा जाता है। बट आपकी जिस किस्म की पोजीशन बन गई हुई है फिस्कली, जो आपके इंडेटेडनेस का लेवल है, उसमें गवर्नमेंट के पास रूम ग्रोथ जनरेट करने का मेरे ख्याल से तो काफी कम है। हमारा प्राइवेट सेक्टर पिछले 10-12 सालों से बहुत सारी अगर आप उसकी बोरिंग देखें, जो प्राइवेट लोन्स टू जीडीपी रेशो निकाल लें, वो 2007 में शायद पीक किया था 24-25% पे। इस वक्त वो 13-14% की रेंज में आ चुका हुआ है। बहुत सारी बड़े ग्रुप्स की बैलेंस शीट्स आप भी जानते हैं कि जिनकी बैलेंस शीट पे बिलियंस ऑफ रुपीस के अमाउंट्स पड़े हुए हैं, लेकिन वो इन्वेस्ट गवर्नमेंट की ट्रेजरी बिल्स में या म्यूचुअल फंड्स में हुए हैं। तो हमारे प्राइवेट सेक्टर के पास कैपेसिटी स्लैक मौजूद है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है। आई थिंक जब गवर्नमेंट ये करंट इसने टेक ओवर किया था, असद उमर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को इनकरेज करेंगे अपनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को आगे ले जाने के लिए, जो कि शायद ज्यादा अच्छा एफिशिएंट मॉडल है। तो मेरा अपना ख्याल है कि हमारा डेवलपमेंट फोकस जो बहुत ज्यादा जिसपे हमारी एक किस्म की ऑब्सेशन हो जाती है, वो शायद हमें उसको रिकैलिब्रेट करने की जरूरत है। इसमें प्राइवेट सेक्टर की पाकिस्तान में कैपेसिटी ज्यादा मौजूद है। हमारी जो बैलेंस शीट्स हैं कॉर्पोरेट, वो खासी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है बेहतर तरीके पे और ज्यादा अच्छे तरीके से इंसेंटिवाइज करके। तो आई थिंक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल शायद ज्यादा बेहतर है अगर आपने अपनी डेवलपमेंट स्पेंडिंग को बढ़ानी है। और गवर्नमेंट की कैपेसिटी इस वक्त मेरे ख्याल से तो स्ट्रेच टू द लिमिट, और इनके पास कोई ज्यादा रूम फिस्कल साइड पे मेरे ख्याल से ग्रोथ को स्टिमुलेट करने का, अदर देन ये जिस तरह जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स हैं, उसके अलावा मेरे ख्याल से तो रूम इनके पास नहीं एग्जिस्ट करता। That's डॉक्टर साहब,
कमिंग बैक टू पीएसडीपी, वो उसके ऊपर कमिटीज और क्या हो रहा है और कमिटीज मिल रही हैं या नहीं मिल रही और अंदर बहस क्या हो रही है, आई थिंक इसके ऊपर नहीं पढ़ते। जो असल बात है वो रह जाएगी। सो आई टेक द क्वेश्चन बैक, वेदर दीज हाउ दिस कमिटीज आर ऑपरेटिंग और इनकी जो फंड की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कितनी होनी चाहिए। पीएसडीपी पे बात कर लेते हैं क्योंकि आसिफ साहब ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। रिपोर्ट्स हैं कि इट्स गोइंग टू बी 600 बिलियन डेवलपमेंट एनवेलप साइज फॉर 2020-2021। इसमें 101 बिलियन 14.4% लेस है देन द ओरिजिनल बजट ऑफ द फिस्कल ईयर। तो इसमें भी हमको एक डाउनवर्ड रिविजन नजर आ रही है। और एक्चुअल स्पेंडिंग वो कह रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 525 बिलियन बिकॉज ऑफ द शॉर्टफॉल व्हिच दे हैव सीन इन द ऑन द रेवेन्यू साइड। सो जो प्लानिंग मिनिस्ट्री के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वैल्यू खुद हमारे पास अभी 1.1 ट्रिलियन की आ रही है। So and again this is all, I'm of course आप बेहतर समझते हैं, this all needs to be run through with the IMF whether even this 600 billion is going to be acceptable to the IMF or not. So your thoughts, और ये पिछले साल से भी कम है और ये पिछले साल से भी कम है अगर आपको याद होगा मुझसे बेहतर। So this is very low sir considering the fact कि हमको डिमांड जो है वो अभी जनरेट करना। अच्छा, एक तो जरा सा देखिए ना, हमारी मुश्किल यह है कि हम लोग जो हैं फेडरल गवर्नमेंट को गवर्नमेंट समझते हैं, हालांकि जो हमारा नेशनल अकाउंट है वो जब चारों गवर्नमेंट्स को भी बीच में ले लेते हैं हम तब आता है। और हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आपको मालूम है आजकल बड़ी बाज़गश्त है। हम तो उस वक़्त ही रो रहे थे जिस वक़्त ये अनाउंस हुआ था अब से 10 साल पहले। तो अब 18वीं तरमीम के हवाले से भी और एनएफसी के हवाले से भी बड़े मसाइल जो हैं सामने आ रहे हैं। इसी मौके पर आप इस पर भी गुफ्तगू रख सकते हैं। तो देखिए इसमें कोई शक नहीं, मैं फिर आपसे अपनी बिल्कुल इब्तिदाई बात कहूँगा और वो ये है कि रिलीफ एंड रेस्क्यू में आप पढ़ेंगे हैं और अभी आपके पास इतने वसाइल नहीं होंगे कि आप सोचें और आपको मालूम भी नहीं कि मैंने करना क्या है, क्योंकि वो नई दुनिया अभी सामने ही नहीं आ रही, क्या जरूरतें होंगी। तो इस वक्त जो है मेरी नजर में हम कोशिश भी कर रहे हैं, आपको मालूम है एक छोटा सा थिंक टैंक वगैरह है और उसके अंदर एक सिफारिश ये है कि जो स्मॉल डेवलपमेंट स्कीम्स जो है ना उन पे फोकस किया जाए ताकि लोगों रोजगार पैदा हो, लोग मतलब जो हैं वो उनको रोजी के हवाले से इम्कानात पैदा हों। कुछ देखिए मतलब एक तो जो लॉजिस्टिकल इश्यूज आ गए हैं सारे डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर, वो काम शुरू नहीं हो सकते। मैंने आपका उसका भी जिक्र कर दिया है, वो अभी नहीं, मैं नहीं देखता कि मुस्तकबिल करीब के अंदर वो शुरू होने वाले हैं। तो इसकी वजह से भी जो है एक पहलू निकलता है। लेकिन अगर आपकी डेवलपमेंट कम भी हुई तो एहसास शायद आपको और ज्यादा करना पड़ेगा, करना चाहिए, ठीक है, ताकि मतलब जो है लोग मुतमईन भी रहें और डिमांड भी क्रिएट होती रहे। अब देखिए मैं फिर आपसे अर्ज करूंगा कि हमारे सामने जो मसाइल हैं उनकी नौयत ऐसी है जिसमें हम ज्यादा दूर का नहीं सोच सकते। आईएमएफ की नजर होगी इन तमाम बातों के ऊपर, लेकिन आईएमएफ की नजर तो ज्यादातर उन चीजों पर होगी जो हम डिस्कस करके चले आए हैं, रेवेन्यू साइड के ऊपर और बॉटम लाइन विच इज द फिस्कल डेफिसिट। तो ये फिस्कल डेफिसिट आज एक मशवरे के अंदर शाहिद अपने शाहजी सलमान शाह साहब कह रहे थे वो 15% हो जाएगा डेफिसिट, आप परवाह ना करें, ऐसा लेके चलें। सो आई मीन देयर आर वॉइसेस of that level also. I don't think it will go that far. लेकिन हमें मतलब भाई मेरा मतलब ये है कि IMF से यही कहना है कि सर मतलब आप बता दीजिए, मतलब अगर कोई आपके पास क्रिस्टल बॉल है जो बता रही है कि इस तरीके से दुनिया जो है वो अपने आप को बेनकाब करेगी और बस उसके मुताबिक फिर हम कर लेते हैं बातचीत। आप देंगे लेकिन आप हमसे कहलवाना चाहेंगे कि हम कहें जो आपके दिल के अंदर है, तो वो तो मतलब डॉक्टर साहब इसके ऊपर कर लेते हैं। अभी जो रिसेंटली जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो इमरजेंसी रिलीफ पैकेज हमने जो 1.4 बिलियन का सिक्योर किया है,
उसके बाद ही हमको ड्रामेटिक इंटरेस्ट रेट कट्स नजर आए हैं। और जो ईएफएफ की जो बातें चल रही हैं विद रिस्पेक्ट टू अ पॉसिबल डिले, but the fact is that EFF is also seems to be pretty much on track. So, before going back to Asif Saab, you have dealt with the environment and you know better. You're in a better position to judge us. ये जो recent जो measures एक तो स्टेट बैंक ने लिए हैं, on top of that जो government ने जो construction sector और जो package announce किया है, इससे आपको लग रहा है कि the IMF is also not जो हमारी जो demands हैं जो हम सामने डालेंगे to provide more relief, do you think that they will be open to it this time around? क्योंकि इंडिकेशंस तो हमें मिली हैं जो हमने जो रीसेंट जो पैकेज हमने जब आप उनसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, देखिए 1.4 जो दिया उन्होंने, मतलब वो तो उन लोगों को भी दे रहे हैं जिनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। यानी हमने अगर अपने इस अज़म का इजहार किया है कि जनाब हम अपना रिफॉर्म प्रोग्राम रखेंगे, तो इस पर हम सिद्क़ दिल से कायम रहेंगे। हम मतलब यानी ये तो नहीं कर रहे कि जनाब जाकर नए टॉयज खरीद रहे हैं या मतलब और झिलमिल करते हुए मंसूबे जो हैं उनको कर रहे हैं। ठीक है जी, बेटा जरा बैटरी देना। आई एम सॉरी। ओके, दिस इज अ वेरी इनफॉर्मल टॉक। एंड सो आई थिंक निरंक मतलब यानी कि बिल्कुल वो सुनेंगे, सुनना चाहिए उनको, माकूल बात होगी तो देखा जाएगा। फिर ये कि आप कह रहे हैं कि सर आपके $445 मिलियन में नहीं मांग रहा, मैं नहीं तकाजा कर रहा, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं कुछ करूं भी नहीं और आप इसे जो है कह दीजिए कि मैं पास हो गया हूं, मैं नहीं मांग रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अब आप इसको जो है ये ताकुल के अंदर डाल दीजिए कुछ अरसे के लिए, जब हम इस काबिल हो कि इस बात को दोबारा जारी कर सकें, आ जाएंगे, बैठ जाएंगे। See, so I think this is the sort of approach we should take for the talks post-Eid. Asif Saab, any suggestions for at the provincial level or the federal level? कोई आपके पास कोई ऐसी suggestion है which comes to mind? Not on the monetary side, but primarily on maybe improving the ease of doing business issue which we are having, or the fact कोई ऐसी चीज जो आपको नजर आ रही है which कोई gap ऐसा है which you feel which can be filled through this budget. देखिए, एक रिपोर्ट IMF की 2017 में सिलेक्टेड इश्यूज पे आई थी, उसमें इन्होंने जो डॉक्टर साहब ने जिस पॉइंट का जिक्र किया 7th NFC फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन को बड़े डिटेल में डिस्कस किया, और वो इत्तेफाक की बात है वो टाइमिंग कुछ पॉलिटिकल इश्यूज के इस किस्म के बन गए कि उस रिपोर्ट को डिस्कस नहीं किया गया। मुझे यकीन है कि डॉक्टर साहब ने बड़ी डिटेल में पढ़ी होगी। उन्होंने पाकिस्तान के जो फिस्कल फ्रेमवर्क है उसके जो स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से हाईलाइट किया हुआ है कि जब आपने दो एरियाज के बारे में चले, अगर आपने रिसोर्स डिवॉल्व करनी थी तो प्रोविंसेस कर दी, उसमें कोई हर्ज नहीं है, साथ एक्सपेंडिचर भी जाना चाहिए था। अब दो इश्यूज जो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ द सेंटर एंड द प्रोविंसेस, एक डेट जो आपका पब्लिक डेट है एंड सेकेंडली इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो सारे के सारे फेडरल गवर्नमेंट की बुक्स में पार्क हो जाते हैं। तो अब रिसोर्स मिक्स, जब आपके पास एक स्ट्रक्चरल फॉल्ट लाइन जिसको मैं कहता हूँ आपके फ्रेमवर्क में क्रिएट हो गई है, तो आपके लिए चीजों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम बन जाता है। तो अगर किसी तरीके से एटलीस्ट ये एक्सपेंडिचर शेयरिंग बिटवीन द फेडरल एंड द प्रोविंसेस बहुत बेहतर तरीके से हो जाए, या कोई और फॉर्म में जो रेवेन्यू की डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कोई अगर अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि 7th NFC कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है, तो आप NFC के लेवल पे तो कोई चीज रिड्यूस नहीं कर सकते जब तक कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को जाके अमेंड नहीं करते। तो वो तो आई थिंक मेरा ख्याल है तो मुश्किल बात होगी। तो वे अराउंड्स ढूंढने पड़ेंगे जिसमें विद इन द करंट फ्रेमवर्क, फॉर एग्जांपल कुछ एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविंसेस को डिवॉल्व हो जाए, ताकि ये जो करंट स्ट्रक्चर बना हुआ है कि जिसमें प्रोविंसेस से बड़ा हाई सरप्लस एक्सपेक्ट किए जाते हैं वो जनरेट करेंगे, ताकि ओवरऑल कंसोलिडेटेड फिस्कल डेफिसिट का नंबर जो है वो विद इन टारगेट रह सके। तो ये सस्टेनेबल शायद नहीं है। बाकी जो आप बात कर रही है कि एक क्विक पॉइंट कि ईज ऑफ डूइंग, इसमें तो जो हमारा करंट जो टैक्सेशन एंड पॉलिसी का फ्रेमवर्क बना हुआ है ये खासा ज्यादा इसको ओवरऑल की जरूरत है। आई थिंक ये अगर इस पर डिस्कशन स्टार्ट की जाएगी तो शायद बहुत लंबी तवील बहस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल और कुछ नहीं, हम
एक पुराना पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था पेट्रोलियम लेवी का, पेट्रोलियम पाकिस्तान में रीजन से सस्ती होगी, लेकिन डीजल और पेट्रोल जो होता है वो डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट में शायद उसका रोल बहुत कम होगा। इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है फॉर मैन्युफैक्चरिंग, और इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ पाकिस्तान के वन ऑफ द हाईएस्ट इन द रीजन है, अगर इफ नॉट द हाईएस्ट। और जिस तरीके से इसके बावजूद हम पे सर्कुलर डेट का बर्डन बढ़ता चला जा रहा है और आईएमएफ का प्रेशर है कि हमने बिजली के रेट्स को और बढ़ाना है, तो हमें शायद उन चीजों को एनर्जी की साइड पे एड्रेस करने की जरूरत है जिनका फिस्कल बर्डन भी बहुत ज्यादा है और जो इटसेल्फ बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक बन चुके हैं टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग। Thank you. So, Dr. Saab, I'm just going to touch on the NFC arrangement. पहले तो इसको I'm getting political. डॉक्टर साहब आपकी, हाँ आप सॉरी आप म्यूट पे थे, तो ये बताइए कि हमारे व्यूअर्स के लिए जो फेडरल डिविजिबल पूल है, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे अभी फिलहाल आई थिंक इन हालात में जहाँ पे एक पार्लियामेंट सेशन कॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसकी डिबेट छेड़ तो गई है मीडिया में, बट आई डोंट थिंक इसकी डिबेट फर्दर होगी। जो प्रोविंशियल सरप्लसेस की जो डिपेंडेंसी है फेडरेशन की ऑन द प्रोविंशियल सरप्लसेस, क्या ये डिपेंडेंसी एक तो नंबर 1 जायज है, और क्या इसमें कोई तब्दीली आपको इस कोविड वर्ल्ड में नजर आ रही है पोस्ट बजट फॉर विद रिस्पेक्ट टू जो करंटली जो प्रोविंसेस जो जॉइंटली बजट सरप्लस दिखाते हैं, और इसमें हमको एक इजाफा भी नजर आया फ्रॉम 292 टू 344 बिलियन। क्या ये ट्रेंड आपको कंटिन्यू नजर आ रहा है? देखिए निरन, इसके लिए तो आपको एक एक्सक्लूसिव सेशन रखना पड़ेगा जिसके अंदर बातें जो है की जा सके, लेकिन मैं एक बातें आपसे कर देना चाहता हूँ। एक तो ये कि आप देखिए, आप अगर जब फंड के प्रोग्राम में जाते हैं तो उसका जो बेसिक मतलब यानी उसकी मरकजियत जो है ना, वो डिमांड कंट्रोल करना, और डिमांड कंट्रोल करने का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट जो है वो फिस्कल डेफिसिट। करेक्ट। क्या अब अगर फिस्कल डेफिसिट को आपने कंट्रोल करना है तो 2 ही तरीके हैं, या आप अपनी आमदनी को बढ़ाएं या अपने अखराजात को कम करें। अखराजात कम हो नहीं सकते, लिहाजा आमदनी बढ़ाएं। अच्छा, अब आप सितम ज़रीफ़ी देखें कि ठीक है जनाब, मैं कहता हूं कि मैं 100 रुपए का मजीद टैक्स जो है लेकर आ जाऊंगा, तो वो कहते हैं हाँ हम बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा है। अब मैं 100 रुपए का टैक्स लेकर आता हूं और उसमें से 57.5 रुपए जो है मैं सूबों को दे देता हूँ। ऐसे है, सूबे जो है उसको हड़प कर जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं 100 रुपए का टैक्स लगाऊं तो जो मेरी कुदरत में है उसको ना खर्च करना वो सिर्फ 42.5 रुपए। अब आप बताइए कहां से, किस दुनिया के पर्दे पे ये काम हो सकता है फिस्कल एडजस्टमेंट का? ठीक है जी। सो ये अब मेरी तामीर में मुज़मिर है एक सूरत खराबी की, तो अब वो वाला काम इसमें हुआ हुआ है। इसको बैठकर सच्चे दिल के साथ, और ये देखें मतलब यानी कि अगर आप पैरोकियल हो तो कोई मसला हल नहीं होगा, लेकिन अगर आपने कोई कौमी नुक्ता नजर पैदा किया तो ये हल हो सकते हैं। ये सिंपली सस्टेनेबल नहीं, ठीक है ना? मतलब खर्च करता गालियां किसी को खानी पड़ रही है टैक्स लगाने के लिए, और टैक्स की गुलछड़े कोई और उड़ा रहा है। ऐसा तो नहीं हुआ। मैं आपको एक इंस्ट्रूमेंट एक नंबर देता हूं जाते हुए, मतलब जो है जब 1935 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आया, विच वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, तो उसमें ये बिल्कुल इसी तरीके से उसके अभी भी अगर 60-70% जो है ना बिल्कुल वही अंग्रेजी लिखी हुई है हमारे आइन के अंदर, मुख्तलिफ आइनों में लिखती हुई चली आई। तो उसकी बुनियाद पे जो तकसीम थी तो सर सूबों को 10 और 12% के दरमियान में वसाइल जाते थे। अब आप बताएं नहीं कि मुझे, मैं आपको आखिर में चलते हुए एक और दिलचस्प बात बताता चल। वो हम गए एक सेमिनार के अंदर कराची में शौकत अजीज साहब के साथ, तो वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ को बुलाया हुआ था, तो मैं अब नाम नहीं लेता बहरहाल। तो एक पार्टी के साहब ने कहा कि देखें हम आपको समझा रहे हैं कि आप सारे जो टैक्सेस हैं
वो सूबों के हवाले कर दें और वफाक हमको जो है बता दिया करे उसकी जरूरत कितनी है, वो वसाइल हम इस्लामाबाद को अरसाल कर दिया करेंगे हर साल। तो मतलब उसके आपने भी बस सर लाते गए आप। ठीक है, ठीक है, ऐसी सजेशंस आती रहती हैं। और अनप्रेसिडेंटेड, डॉक्टर साहब ये भी बता दूं, आसिफ साहब का कमेंट ले लेंगे, अनप्रेसिडेंटेड एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज भी लोग ऐसे ही ढूंढेंगे कि जो बात दिमाग में थी वो हम एक दफा उसको कह दें। जाते से पहले एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूं आसिफ साहब के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, इंटरेस्ट रेट 15 में मोहम्मद मुमताज अहमद साहब का सवाल है, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस ऑन, आई नो ये बजट रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है बट दो तीन लोगों ने पूछ लिया, तो आसिफ साहब anything for our viewers on the decision on the 15th? मैं पहले डॉक्टर साहब अगर इस पे कमेंट कर दे फिर मैं फाइनल अपना कमेंट कर देता हूं, क्योंकि डॉक्टर साहब उससे कहीं ज्यादा। देखिए मैं तो मेरी तवक्को है, मेरी दुआ है, क्योंकि मतलब कीमतें उसके बाद गिरी हैं, लिहाजा ये अमल जारी रहना चाहिए। मुझे तो बड़ा मज़हका खेज लगता है, यानी हर तरफ जो है कुश्तों के पुश्ते लगे हुए हैं, माशी सरगर्मियां नहीं हो रही, और आप कह रहे हैं कि जनाब इंटरेस्ट रेट जो है वो वहां खड़ा रहेगा। भाई क्यों खड़ा रहेगा यार? आपने देखा दुनिया के अंदर जिसको मौका मिला है उसने इंटरेस्ट रेट को खत्म ही कर दिया, सिफर कर दिया है। तो मतलब आपको क्या, अब देखिए मैं आपको एक और चलते हुए बात बताऊं, और ये इंक्रीजिंग लिटरेचर ये आ रहा है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है ना उसके दिन शायद खत्म हो गए। ये भी आ रही है कि सर सेंट्रल बैंक की ऑटोनॉमी खत्म हो गई है, फेडरल रिजर्व अब डायरेक्टली फेडरेशन को रिपोर्ट कर रहा है। तो भाई मेरा मतलब ये इतनी आसानियां हैं, ये क्यों मतलब जो है ये आपने ढकोसले बनाए हुए। मैं आपको बताऊंगा, कोई अगर सेशन आपको करें तो आपको मालूम है कि ये ढकोसले किस लिए बने हुए और किस तरीके से सरमायादार जो है इन जराए से भी किसी को मालूम भी नहीं होता, खबर भी नहीं होती, वो वसाइल अपने साथ जो है ना बटोर के अपने हिस्से में लेके जा रहा है। Asif Saab, on a serious note, what we have witnessed, Dr. Saab कह रहे हैं, the State Bank of Pakistan, you mentioned it earlier in the talk as well, they've done a very good job. They have done certain things. There's an entire list in front of me from the benchmark rate declining by 4.25%, cash reserve requirement उन्होंने foreign exchange के लिए नीचे की है, export refinance facility introduce की है, government को उन्होंने industry को incentive दिया है कि वो employee refinancing करें. So they've done a good job. The question is, क्योंकि सवाल बार बार आ रहा है कि what is your expectations? Dr. Saab is very clear that that interest rates globally have to go down, and it is a fact. ये मैं मजाक नहीं कर रहा. Autonomy is being questioned all across the world because the government now has to borrow at record levels, and when they borrow, they want the rates to be somewhat. They want their feedback on the rates. So, any views? देखिए इसमें निरान मैं आपको अपना ओपिनियन बता देता हूँ। मेरा अपना ख्याल तो यही है कि जो स्टेट बैंक का भी अपना करंट जो रेजिम है, जो पॉलिसी फ्रेमवर्क दिया हुआ है, उसमें भी गुंजाइश बनती है कि हम मजीद अपनी मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग करें। अब वो क्या 100 बेसिस पॉइंट करते हैं या कम या ज़्यादा करते हैं, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन यही होगी कि 15 को जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग होगी, इसमें फर्दर ईजिंग एटलीस्ट 100 बेसिस पॉइंट की होनी चाहिए। एटलीस्ट मेरा असेसमेंट ये कहती है। उसकी मैं रीजंस आपको बता देता हूँ। एक तो इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी जो है वो तो फर्मली डाउनवर्ड है। इसमें जो हमारे वीक ऑन वीक या मंथ ऑन मंथ आउटर्न्स हैं वो भी नीचे की तरफ जा रहे हैं, प्लस जो बेस इफेक्ट है लास्ट ईयर की हायर प्राइसेस का, उसकी वजह से भी बेनिफिट है। प्लस एक्सटर्नल अकाउंट जो है उसमें हमारा प्रेशर काफी हद तक रिड्यूस हो गया। IMF ने जो प्रोजेक्शन दी हुई है अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में, वो $4.5 बिलियन के करंट अकाउंट डेफिसिट की दी है फॉर द फुल ईयर, जो रिवाइज अभी अप्रैल की रिपोर्ट आई हुई है ये इमरजेंसी फाइनेंसिंग के साथ। $2.8 बिलियन हमने 9 मंथ्स में किया है। बड़ा मुश्किल बात है कि ये मतलब 3.2-3.5 बिलियन से ज्यादा होगा। तो कहने का मकसद है एक्सटर्नल अकाउंट पे हमारे प्रेशर्स कम है, इन्फ्लेशन डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पे है। इस वक्त जो करंट एनवायरनमेंट है इसमें मॉनेटरी पॉलिसी कोई चीज शायद स्टिमुलेट नहीं कर सकती, लेकिन वो सिर्फ पेन रिडक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकती है, रिलीफ देने के लिए। तो मैं तो प्रोपोनेंट हूँ कि सिग्निफिकेंट मॉनेटरी ईजिंग फर्दर होनी चाहिए। वो इन्होंने 450 बेसिस पॉइंट रेट कट किए होंगे, लेकिन हम बड़े हाई पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। और जो पेरिशेबल आइटम्स हैं या फूड आइटम्स की वोलेटिलिटी की बेसिस पे शायद हमारे मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस जो हैं वो इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होने चाहिए।
especially current environment में. Okay. So I don't think we have any more questions. And I also think that Dr. Saab has left the talk. He's disconnected. So I am going to thank him in any case, just in case that he's listening. Dr. Waqar Masood Saab, thank you very much for joining us at this Metis Global Event Series. We are going to also circulate this on the Metis Global News of all we've talked about to get it documented, or जो भी suggestions हमारे सामने आई थी, we'll ensure that we do a thorough follow-up on it. Mr. Asif Qureshi, thank you very much for joining us as well. Your comments specifically on the monetary side of things and on how the government can help generate demand and the ease of doing business, which is the requirement right now. Thank you for sharing your thoughts on that. I think Dr. Saab ne pehle hi keh diya tha before the start of the show that he is with the government right now. He feels for the government. He feels that this is going to be an unprecedented budget. It is highly challenging, and whatever suggestions that he gave, I'm sure that they're taking a note of that. And I'm sure Asif Saab, you feel the same way. It's absolutely they're in a situation which, as many suggestions and as much support as they can get, that is a requirement right now. Any last words with respect to that? I totally agree with what Dr. Saab has already said. Absolutely. So Asif Qureshi thank you very much for joining us. He's the chairman of Optimus Capital. This is Naran Rahman signing off from this MG event series. Thanks for watching. And the recording is going to be on Metis Global's Facebook page. So you can leave your comments there. And we can also answer any questions which you have on the recording. So thanks again. And hopefully we will have one of these again very soon with a different topic. And till then, I'm going to sign off. Thank you. Allah Hafiz.